अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए हैं। शादी की सालगिरह की बधाई देने के बहाने ये सवाल पूछे गए। शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल उठाए। कहा, मैंने कहा था पिता लालू तुम्हारे लायक गुरु नहीं हो सकते। लालू 90 में मंडल और आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद हीरो बने थे, लेकिन सब कुछ 2010 तक बिखर गया और 22 सीट पर सिमट गए। तेजस्वी, तुमने तो मैदान ही छोड़ दिया। तुम तो 2 दिन भी नहीं टिक पाए। अपने समर्थकों और सहयोगियों का मन छोटा कर दिया। संजय यादव और जगदानंद ने तेजस्वी की आंखों में पट्टी बांध दी है। सब कुछ लुट जाने के बाद भी सत्य का सामना नहीं कर पाए। शिवानंद तिवारी ने सलाह देते हुए कहा, तत्काल वापस लौटो और बिहार में घूमो। बिहार में नेता की तरह नहीं, कार्यकर्ता की तरह घूमो। समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो ये तमाम सवाल पूछे गए हैं और रवि एस नारायण हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि एस नारायण, शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को एक तरह से आईना दिखाने का काम किया है। जी बिल्कुल, शिवानंद तिवारी ने आईना दिखाने के साथ साथ नसीहत भी दी है और शिवानंद तिवारी खुलकर अपनी बातें जो है वो रखने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी तेजस्वी को लेकर के कई बार उन्होंने सोशल मीडिया पर खुल के अपनी बातें रखी हैं और नसीहत दी है। आज जब तेजस्वी यादव हार के बाद जब समीक्षा हो रही है, समीक्षा जो प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जो हैं वो कार्यालय में कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो यूरोप घूम रहे हैं और इसे लेकर के शिवानंद तिवारी ने सवाल खड़ा किया है। और मौका जो था वो 10 जो है वो दिसंबर का, जब उनका जो शादी की सालगिरह है और शिवानंद तिवारी से उसी बहाने उन्होंने लिखा है कि मैंने उन्हें बधाई दी, लेकिन साथ में उन्होंने रिप्लाई में जो है वो नमस्कार का इमोजी देते हुए उन्होंने रिप्लाई किया। लेकिन साथ साथ इसी बहाने उन्होंने चुनावी पूरी जो नतीजे हैं उसे लेकर के सफाई दी है और साथ साथ उन्हें नसीहत दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लालू प्रसाद यादव जो है, उनके जो पिता है, वो अच्छे उनके गुरु नहीं बन सकते, क्योंकि वो जिस दौर के थे, 90 के दौर के, आडवाणी को उन्होंने गिरफ्तार किया था, मंडल कमीशन था, अब वो दौर नहीं है। लेकिन चुनावी नतीजे के बाद रवि एस नारायण, इस पोस्ट के बाद एक बात तो साफ है कि तेजस्वी यादव जो अपने इंटरव्यू में जगह जगह ये कहते हुए घूम रहे थे कि वोट चोरी हुई है और जनता ने उन्हें जिताया, लेकिन मशीनरी ने एनडीए को जिता दिया। कम से कम उनकी पार्टी के नेता इस तरह नहीं सोच रहे, ये बात बिल्कुल साफ है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद के शीतकालीन सत्र में चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष पर खूब बरसे। बिहार में एसआईआर पर सवाल खड़े करने को लेकर शाह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जो त्रुटि हुई है, यानी कि जो खामी है, उसमें कुछ मतदाताओं ने आवेदन में खुद गलत सूचना दी थी। रंजू देवी से तो कांग्रेस ने खुद झूठ बोलने को कहा था, जिसके आधार पर राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की। बिहार में विपक्ष की हार नेतृत्व के कारण हुई, मतदाता सूची के कारण नहीं। उन्होंने पूरे बिहार में यात्रा निकाली, फिर भी हार गए और एनडीए 2/3 बहुमत के साथ चुनाव जीत गया। तो ईवीएम पर आरोप करते हैं, ईवीएम की दलील अब गले नहीं उतरती, तो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए। वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरा बिहार में यात्रा निकाली, फिर भी हार गए। अब हारने का कारण आपका नेतृत्व है, ये हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं, पूछने वाला नहीं है। भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे एक दिन। ये वोट चोरी करते रहे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली और बिहार में 2/3 बहुमत से हम जीते। मान्यवर, ये जो नई परंपरा शुरू हुई कि देश के अंदर चुनाव न जीते तो चुनाव आयोग को बदनाम करो, चुनाव प्रक्रिया को बदनाम करो, मतदाता सूची को बदनाम करो, ये हमारे लोकतंत्र का भला नहीं करेगा। रंजू देवी रोहतास, उनको कहा कि एक कार्यकर्ता, उन्होंने बाद में रंजू देवी जी ने स्टेटमेंट दिया, जबरन बुलाकर उनकी वोटर लिस्ट से नाम काट लिया गया, ऐसा आरोप हुआ। तो रंजू देवी ने यही कहा
कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहने पर मैंने गलत जानकारी दी थी। तो अमित शाह ने कांग्रेस की हार का विश्लेषण तो किया ही, साथ ही अमित शाह ने एसआईआर का इतिहास भी बताया। अमित शाह ने कहा कि हमारे लोकतांत्रिक इतिहास की शुरुआत 1952 से हुई। पहला एसआईआर 1952 में हुआ, उस वक्त नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। दूसरा एसआईआर 1957 में हुआ, उस वक्त भी नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। तीसरा एसआईआर 1961 में हुआ, उस वक्त भी नेहरू जी ही प्रधानमंत्री थे। यानी कि पहले जो 3 एसआईआर हुए वो प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में हुए। चौथी बार 1965 से 1966 में यह एसआईआर हुआ, तब नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। पांचवी बार जो एसआईआर हुआ 1983-84 में हुआ, तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। छठी बार 1985 से 89 में हुआ और राहुल गांधी प्रधानमंत्री थे। यानी कि राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये इतनी बार जो एसआईआर हुए वो कांग्रेस के समय में हुए। 7वीं बार जो एसआईआर हुआ 1992 से 93 में, वो भी नरसिम्हा राव के टाइम पर हुआ, उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। 8वीं बार एसआईआर हुआ 1995 में, तब भी नरसिम्हा राव ही प्रधानमंत्री थे। 9वीं बार जो एसआईआर हुआ वो एनडीए के शासनकाल में हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और 2002 से 2003 के बीच में हुआ और ये 2004 तक चला। 2004 में एसआईआर समाप्त हुआ, तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। यानी कि अमित शाह जी का कहने का मतलब यह था कि जो इतने भी एसआईआर हुए हैं इस बार का छोड़ के और अटल जी के समय का जो एसआईआर छोड़कर, ज्यादातर समय पर कांग्रेस की सरकार थी, उसके बावजूद एसआईआर पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोपालगंज में बिजनेस कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए गए। बिजनेस कंपनी के लोन के लिए 110 करोड़ की राशि ली, लेकिन कंपनी की तरफ से प्रारंभिक ऑडिट में हिसाब किताब सही तरीके से नहीं दिए जाने के मामले सामने आए। मामला भारतीय स्टेट बैंक की गोपालगंज स्थित एसएमई शाखा से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि बीजेपी एमएलसी और बिजनेसमैन राजीव कुमार की ओर से श्री गोपाल ऑटो समेत अन्य फॉर्म के लिए बिजनेस लोन लिया गया था। बैंक सूत्रों का मानना है कि बिजनेस कंपनी की ओर से बड़ा चढ़ाकर स्टॉक स्टेटमेंट टर्नओवर दिखाया गया, जबकि फाइनेंशियल स्टेटस उतना नहीं था। बैंक की ओर से कराए गए प्रारंभिक फॉरेंसिक ऑडिट में यह मामला सामने आया, जिसके बाद इसकी जांच शुरू कर दी गई। बैंक साल 2022 से 2025 तक के बीच के ऑडिट करा रही है। इतना ही नहीं, कंपनी पर आयकर विभाग की 3 करोड़ 38 लाख की राशि को भी छिपाने का आरोप है। 74 पन्नों में सौंपी गई प्रारंभिक फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों को बताया गया। हालांकि बैंक से जुड़े अधिकारी प्रारंभिक ऑडिट रिपोर्ट को लेकर मीडिया के कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। अब सवाल है कि बैंक में इतनी बड़ी राशि बिजनेस लोन के लिए कैसे दी गई। गोपालगंज से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में एक बिजनेस कंपनी के द्वारा बैंक से बिजनेस लोन के नाम पर तकरीबन 110 करोड़ रुपए की राशि ली गई और बैंक से लोन की राशि लेने के बाद बिजनेस कंपनी ने बैंक को अपना सही हिसाब किताब नहीं दिया। ऑडिट में ये मामला सामने आने के बाद बैंक के अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटे हुए हैं। ये पूरा मामला गोपालगंज के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसएमई शाखा से जुड़ा हुआ है। हालांकि बैंक के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि गोपालगंज स्थित श्री गोपाल मोटर के जो ऑनर है राजीव कुमार, उनके द्वारा अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग बिजनेस के नाम पर तकरीबन 110 करोड़ की राशि ली गई और राशि लिए जाने के बाद बैंक ने जब ऑडिट किया तो हिसाब किताब सही तरीके से सामने नहीं आ सका। इसको लेकर बैंक के जो वरीय अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले को गंभीरता से जांच कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब जीएसटी की जांच की गई तो जीएसटी में भी कई गड़बड़ियां सामने आई और 3.38 करोड़ की राशि जीएसटी में जमा नहीं किए जाने की बात सामने आई। इस पूरे मामले पर जब राजीव कुमार उर्फ गप्पू से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर खारिज किया है। श्री गोपाल मोटर के ऑनर राजीव कुमार उर्फ गप्पू ने कहा कि ये मामला
व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और उनके सीए इस पूरे मामले को लेकर ऑडिट कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि प्रारंभिक ऑडिट रिपोर्ट का ये पूरा मामला है और ऑडिट रिपोर्ट फाइनल आना अभी बाकी है। जहां तक जीएसटी की बात है तो उन्होंने जीएसटी पर भी अपना पक्ष रखा और कहा कि जीएसटी को लेकर अपील किया गया है और अपील के बाद जो भी राशि आएगी उसे जमा किया जाएगा। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और इस पूरे मामले पर जब लोन लेने वाली बिजनेस कंपनी श्री गोपाल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और बीजेपी के एमएलसी राजीव कुमार उर्फ गप्पू से बात की गई तो उन्होंने सारे आरोपों को खारिज कर दिया। कंपनी डायरेक्टर ने कहा कि जीएसटी में राशि का जो अंतर दिख रहा है वह कई स्लैबों में होने की वजह से शो नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि जब 144 करोड़ का जीएसटी का हिसाब साइट पर भी उपलब्ध है और कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है। राजीव कुमार ने बताया कि आयकर में 3 करोड़ 38 लाख रिटर्न जमा करने में लेट होने के कारण इसकी तरफ से जुर्माना किया गया था, जिसके खिलाफ अब कोर्ट में मामला ले जाया गया है। उन्होंने एक भी जमीन की रजिस्ट्री कराने से भी इनकार कर दिया। राजीव कुमार ने कहा कि अभी उनका 600 करोड़ का बिजनेस है। बैंक का इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट सामने कैसे आई, इस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कोर्ट भी जाने की बात कही है। साख पे धंधा चलता है और हम लोग पूरे ईमानदारी से धंधा कर रहे हैं। आज के रेट में भी हमारे फर्म का 500 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है। करीब 2000 कर्मचारी मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो हम लोग आज 25 साल के अपने कार्यकाल में कभी भूखे सोना मंजूर किए, लेकिन किसी का 5 रुपया लेकर रखना नहीं। और रहा आपको 1 से 10 करोड़ का आप बात कर रहे हैं, तो 1 से 10 करोड़ वर्किंग कैपिटल है, न कि टर्म लोन हमने लिया है। टर्म लोन लेता है आदमी तो अपना जमीन जायदाद खरीदता है, चाहे जो काम के लिए लेना। वर्किंग कैपिटल के बदले स्टॉक खड़ा होता है। 20 शोरूम मेरा है और वहाँ ग्राहक को आने जाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। आप अकेले मेरे मोतिहारी शोरूम में तनिष्क में चले जाएंगे तो एक शोरूम का ही नाम लेना चाह रहे हैं कि उस 1 से 10 करोड़ में 25 से 30 करोड़ का स्टॉक वहाँ हमेशा रहता है। वैसे ही आप मारुति, टाटा और हीरो में जाएंगे तो सब मिला के कुल मिला के 100 से 10 करोड़ का स्टॉक हमेशा से रहता है। तो रुपया लेके हम कहाँ जमीन खरीद लिए और कौन सा काम कर लिए। स्टेट बैंक तो 3 साल गए हुआ, 3 साल में मैंने कोई जमीन नहीं खरीदा है। और खरीदा है तो मेरा डायरेक्टर का जो सैलरी होता है, मेरा अपना इनकम टैक्स में हम अपना भी प्रॉफिट डिक्लेयर करते, इसका टैक्स देते हैं, उस पैसा से हम जमीन खरीदते हैं। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है, स्कूल टाइमिंग में बदलाव हुआ है। बढ़ती ठंड के मद्देनजर डीएम ने यह आदेश जारी किया। सुबह 8:30 बजे से पहले क्लासेस नहीं होंगी, शाम 4 बजे के बाद भी क्लासेस नहीं होंगी। बोर्ड तैयारी कक्षाएं जारी रहेंगी। नर्सरी से लेकर 8वीं तक यह लागू किया गया है। डीएम सत्यराजन ने यह आदेश जारी किया है। सीतामढ़ी में एक साथ 7,000 से अधिक एड्स मरीज मिलने के बाद पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज 18 की टीम जब मामले की पड़ताल करने बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी पहुंची तो एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने खबर का खंडन करते हुए हालात को सामान्य बताया। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े एक बार के नहीं हैं और अभी तक जितने पीड़ित मिले हैं ये उनका आंकड़ा है। डायरेक्टर ने कहा कि अभी बिहार में 4,000 एड्स पीड़ित हैं जिनका इलाज चल रहा है। सीतामढ़ी में इस साल 200 एड्स संक्रमित मिलने की पुष्टि उन्होंने की। साथ ही कहा कि इसमें पैनिक जैसी कोई बात नहीं है। बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर एनके गुप्ता से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। सीतामढ़ी जिले में एक साथ 7,000 से अधिक HIV पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। ऐसे में हम सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर एनके गुप्ता हैं। क्या लग रहा है, ये 7,000 से अधिक मरीज एक बार में पुष्टि हुई और कहा जा रहा है कि छोटे बच्चे भी हैं 400 की संख्या में। ऐसा है कि एक बार में पुष्टि नहीं हुई। जब से वहाँ ICTC की स्थापना हुई है, जैसे कि जहाँ पर हम लोग टेस्ट करते हैं, लोगों का जांच करते हैं कि HIV है कि नहीं, तो जब से ये स्थापना हुई तब से आज तक का ये क्यूमुलेटिव फिगर है। इसमें लगा अगर लेकिन देखा जाए कि आज के डेट में अगर हम कितना मरीज है तो 4,900 हैं जो कि लगातार हमारे ART केंद्र से दवा प्राप्त कर रहे हैं। ये
वायरल कैसे हुआ? अचानक इतनी बड़ी बात हो गई कि भाई सीतामढ़ी में एक साथ 7,000 से अधिक मरीज मिले और हड़कंप मच गया। नहीं, कहीं ना कहीं समझने का फेर है। समझने का अगर शुरू से अगर हम जोड़ते जाएं, हर साल जैसे आपके सामने तो आता है ये कि हम लोग 6,000 साल में बिहार में लगभग 6,000 मरीज खोजते हैं। इसी साल भी अगर सीतामढ़ी में मरीज खोजे हैं तो 200 मरीज आया है। मतलब 2025 में अब तक जो मरीजों का आंकड़ा है वो शुरू सिर्फ से 200 है। हाँ, 200 है। और अब तक कितने हैं जो आंकड़े 7,000 से अधिक आए हैं? वो है अब तक वहाँ पर एलाइव ऑन एआरटी जो दवा के साथ जिंदा है वो 4,900 है। 4,000। हाँ, बाकी सब जो है से वो शुरू से आए हैं, कुछ डेथ भी कर गए, कुछ दूसरे जिला चले गए, माइग्रेशन है, यही है। हाँ। और बाकी अगर बिहार के आंकड़ों की बात करेंगे तो सबसे संवेदनशील अगर कहेंगे एचआईवी मामले में कौन सा जिला है जो प्रभावित अगर है? हम आंकड़े की बात करें तो हमारा पटना हमेशा जो है संवेदनशील रहेगा, क्योंकि इस साल भी हम लोगों ने 1,200 मरीज लगभग खोजे हैं। और वैसे बाकी अगर हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो एक है, यहाँ पर आ रहा है ईस्ट चंपारण आ रहा है, यहाँ 400 से अधिक देखे हैं। फिर कुछ 200 से 340 वेस्ट चंपारण में आ रहा है। पटना में टोटल फिगर पटना कितना? में इस साल का हमारा 1222 है। 1222। पैनिक की कहीं से स्थिति नहीं? पैनिक, सीतामढ़ी के न्यूज से पैनिक होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों से सावधानी बरतने की और अधिक से अधिक जांच कराने की इन्होंने अपील की है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। रक्सौल से बड़ी खबर मिल रही, आईपीसी के पास गैस टैंकर से गैस का अचानक रिसाव होने लगा। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पूरे रास्ते को खाली कराया गया और रिसाव वाले टैंकर को ठीक किया जा रहा है। दानापुर में एनडीए की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पटना जिला के पटना ग्रामीण इलाके से जीते एनडीए के विजयी उम्मीदवारों को सम्मानित किया गया। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान मसौड़ी के जेडीयू विधायक अरुण माछी के साथ भारी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर रामकृपाल यादव ने मोदी और नीतीश की जोड़ी वाले गाने पर गमछा हिलाकर अपना उत्साह दिखाया। अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उन सभी कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त किया जाता है जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है, रात दिन एक कर दिया है। उनको हम प्रणाम भी करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और विशेष तौर पर उन्हीं के लिए विशेष कार्यक्रम था। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।